IBN 7 हौसला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पोरबंदर के पास समुद्र में आतंकियों की और भी नावें हो सकती हैं। कोस्ट गार्ड इन नावों की तलाश में लगे हुए हैं। आप जानते ही हैं, जैसा कि हमने आपको पहले IBN 7 पर बताया है, 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह से पहले पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी एक नाव में बैठकर आ रहे थे। कोस्ट गार्ड ने इनको रोका, जिसके बाद इसमें सवार आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया। 26/11 की तर्ज पर रची गई हमले की ये साजिश उससे भी बड़ी थी और सूत्रों के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी मशीनरी का सीधा हाथ है। पोरबंदर के पास कोस्ट गार्ड ने इस बोट को रोका और फिर इस बोट में सवार आतंकियों ने बोट को ही एक धमाके के साथ उड़ा दिया। कोस्ट गार्ड को शक है कि समंदर में ये अकेली बोट नहीं थी, कुछ और नावें भी वहां हो सकती हैं। भारत को एक बार फिर दहलाने की थी साजिश। नए साल पर एक और 26/11 की सरहद पार से रची गई थी साजिश। 26/11 मुंबई हमला, यानी भारत पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। करीब 170 मासूमों की मौत, सैकड़ों घायल। सरहद पार बैठे आतंकियों ने एक बार फिर रची थी कुछ वैसी ही साजिश, लेकिन चौकन्ना भारतीय खुफिया विभाग NTRO और कोस्ट गार्ड ने आतंकियों के उस नापाक मंसूबे को कर दिया नाकाम। ये देखिए, ये उस पाकिस्तानी बोट की तस्वीर जिसमें खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकी और भारी मात्रा में आतंक का सामान था। बताया जा रहा है कि ये बोट कराची के केटी बंदरगाह से चली थी और तभी से भारतीय एजेंसियों की इस पर नजर थी। 31 दिसंबर की रात जैसे ही आतंकी बोट भारतीय सीमा में दाखिल हुई, खुफिया जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड, जो कि पूरी तरह तैयार था, उसने खास ऑपरेशन चलाया। कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने पोरबंदर तट से करीब 365 किलोमीटर दूर उस नाव को ढूंढा। नाव में कोई लाइट नहीं जलाई गई थी। कोस्ट गार्ड ने नाव को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन रुकने की बजाय आतंकी नाव ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और भारतीय जल क्षेत्र से भागने की कोशिश की। कोस्ट गार्ड ने उसका करीब 1 घंटे तक पीछा किया और वार्निंग फायरिंग कर उसे रुकने पर मजबूर किया। नाव में 4 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ये लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। उस समय वो बोट ने अपनी लाइट ऑफ करके इवेजिव मैनूवर्स इधर उधर जाना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया और भी हमारी तरफ को, हमारे बॉर्डर की तरफ को आनी शुरू हुई और उसने लाइट बुझा के सारा ये दिखा दिया कि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहा है जैसे भी है। रोके जाने के बाद चारों संदिग्ध नाव के डेक कंपार्टमेंट के पीछे छिप गए और उसमें आग लगा दी। बताया जा रहा है कि नाव पर भारी मात्रा में विस्फोटक लदा था, जिसकी वजह से धमाका हो गया और नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। खराब मौसम, अंधेरा और तेज हवाओं की वजह से नाव या उसमें सवार लोगों को पकड़ा या बचाया नहीं जा सका और नाव जलने के बाद वहीं डूब गई। कोस्ट गार्ड और एयरक्राफ्ट ने किसी के बचे होने की उम्मीद में अपना तलाशी अभियान जारी रखा। साथ ही नाव को भी निकाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि उसमें क्या कुछ भारत में लाया जा रहा था। जब वो पूरा करने के बाद भी नहीं आए तो कुछ देर में वो सारे जो क्रू थे नीचे जाके कहीं आग लगा दी और थोड़ी देर में पूरी बोट जो है आग का एक गोला जैसा बन गया और वो करीब 6:33 के आसपास सुबह जो है वो पूरी डूब गई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी बोट एक फिशिंग बोट थी, कुछ उसी तरह जैसे कि 6 साल पहले लश्कर के आतंकियों ने कुबेर को अपने कब्जे में लिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया आतंक का ये बोट, कैसे खुफिया एजेंसियों को उसका पता चला। सूत्रों के मुताबिक NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कराची की एक कॉल को ट्रेस किया। फोन कॉल में अहम सामान भारत के पश्चिमी तट में लाने की बात हो रही थी। फोन पर आदमी कह रहा था लाखों का एक एक सामान है। ये सुनने के बाद से ही NTRO ने खास नजर बनाई, फिर से उन नंबरों की बातचीत को पकड़ा। जैसे ही पता लगा कि सामान कराची से निकल चुका है, कोस्ट गार्ड को 31 दिसंबर को इसकी खबर दी गई और फिर ऑपरेशन चलाकर आतंक का सामान ला रहे उस बोट को वक्त रहते पकड़ लिया गया। हमको पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म का हमला का डर बना हुआ है और बना रहेगा जब तक उसकी
एटीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नए साल की शुरुआत होते ही जमीनी सरहद से लेकर समुद्री सरहद तक पाकिस्तान के नापाक मंसूबे साफ नजर आए। लगता नहीं कि पेशावर जैसी घटना से भी पाकिस्तान ने कोई सबक लिया है। आज भी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में न सिर्फ आजाद घूम रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। हुकूमत, फौज, अवाम सब एक बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह सुकूत ढाका के दिन को मुंतखब किया गया इस काम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है। तो दूसरा मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी यानी आतंक का चाचा भी पाकिस्तान की अदालत से छोड़ दिया जाता है। दो बातें हैं, या तो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के आका पाकिस्तान सरकार की इज्जत से बहुत दूर हैं, या फिर पाकिस्तान आतंक पर नकेल का महज दिखावा करता है। पाकिस्तान की इन हरकतों से साफ है कि वो सुधरता नजर नहीं आ रहा। जनक दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने कोस्ट गार्ड के DDG KR नौटियाल से बात की। उन्होंने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किए जाने की पूरी घटना हमें बताई। कोस्ट गार्ड के IG ऑपरेशन KR नौटियाल साहब हमारे साथ हैं। नौटियाल साहब, पाकिस्तान की तरफ से जो बोट आ रही थी, कब पहले सूचना आपको मिली, उसके बाद क्या आपने देखा और किस तरह से उसको आने से रोका गया? उन्होंने तो खुद आग लगा ली, लेकिन क्या हुआ था पूरा वाकया? देखिए, ये फोरनून की बात है, 31 दिसंबर 2014 की बात है। फोरनून की हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई सस्पेक्ट बोट जो उस साइड से आ रही है वो हमारे गुजरात कोर्ट से करीब 200 मील दूर, जहाँ की हमारा नोशनल IMBL है, उसके पास में है। जो हमने एसर्टेन किया अपने डोनियर एयरक्राफ्ट भेज के, और जब ये पता लगा तो उसके बाद लगातार हमारे सर्विलेंस जारी रहा रात तक, और हमारा जो सरफेस यूनिट जो शिप है वो उसको भेजा गया। तो उन्होंने चैलेंज किया इस बोट को, तो ये बजाय रुकने के दूर भागने लगी और बहुत इवेजिव मैनूवर करने लगी। और जब उनको पता लग गया कि शायद निकलना मुश्किल है, तो बजाय सरेंडर करने के, और 3-4 लोग जो ऊपर दिखाई गए थे वो नीचे गए, और ये बताया गया कि उन्होंने बोट को आग लगाई, और उसके बाद वो पूरा एक आग का सा गोला हो गया और बोट सब्सिक्वेंटली डूब गई 6:30 बजे के आसपास। सो ये थी जो पूरी घटना थी। क्या किसी कोई शव बरामद हुआ है या कुछ इस तरह का एविडेंस मिला है जिससे इस्टेब्लिश हो सके, पता चल सके कहां से ये लोग आए थे, पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, ये बात तो तय है, तो इसमें आगे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? देखिए, हमारे शिप अभी भी वहाँ सर्च कर रहे हैं। उसमें तो पूरी जल गई थी वो बोट, कि जो भी कुछ मिलेगा वो लाके इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आएगा। अभी तक कोई इस तरह की डेड बॉडी या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे हम आपको कंफर्म कर सकें, बट हमारे शिप अभी भी वहाँ सर्विलेंस जारी कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 26/11 में जो मुंबई में अटैक हुआ था, कहा यह जा रहा है कि इसी तरह की कोई साजिश हो सकती थी उधर से, सीमा के उस पार से। क्या मोटिव तो कुछ ना कुछ रहा ही होगा ना सर? बिना मोटिव के तो कुछ नहीं गलत काम करता है कोई, तो कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। बट ये कहना कि शायद 26/11 टाइप का था या कुछ और इनकी इच्छा थी, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। ये थे नौटियाल साहब जो कह रहे थे कि अभी कह पाना मुश्किल है कि उनका मोटिव क्या था, लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि जैसे ही कोस्ट गार्ड को पता चला, समय रहते उन्होंने ऑपरेशन किया और उनको घेर करके आपस में खुद को डिस्ट्रॉय करने को मजबूर कर दिया। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN7। इस बारे में और जानकारी के लिए इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जनक दवे जुड़ गए हैं। जनक, क्या इस तरह की और नावें और मॉड्यूल हो सकते हैं? बिल्कुल आकाश, जो कोस्ट गार्ड के हाई प्लेसेस सोर्स से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक खतरा अभी टला नहीं है। भले ही एक बोट अपने आप को उसने ब्लास्ट करके उसको उड़ा दिया गया हो, लेकिन अभी भी और बोट्स हो सकती है, क्योंकि ये पिछले कुछ समय में लगातार ये चौथा प्रयास था आतंकियों की ओर से भारतीय सीमा में घुसने का। इसके पहले 3 प्रयास कोस्ट गार्ड के लगातार प्रेजेंस के चलते सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, और आज 1 तारीख का जो चौथा प्रयास था कल का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो कंसाइनमेंट था उसको भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आकाश, सवाल अभी भी बरकरार है कि ये कंसाइनमेंट किन लोगों तक पहुंचाना था और वो लोग कौन थे? क्या वो इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे या
और कोई लोग हैं जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। अब कोस्ट गार्ड ने तो अपना काम बखूबी निभा लिया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनकी अब लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो लोग कौन थे, ये कंसाइनमेंट कहां उतरना था, क्या गुजरात की सीमा पे जाना था या महाराष्ट्र की किसी सीमा पे उतरना था, ये भी एक बड़ी जांच का विषय होगा। जी, और जांच होगी जनक। इसके अलावा पोरबंदर और आसपास के जितने भी तटीय इलाके हैं, वहां पर अभी कोस्ट गार्ड की तैनाती बढ़ाई गई है। बिल्कुल, लगातार अभी भी जो राजरत्न शिप के जरिए कोस्ट गार्ड अपनी मूवमेंट लेके चला था, वहां पर पोरबंदर से 190 माइल्स दूर वेस्ट में जहां पर चला था, अभी भी कोस्ट गार्ड का प्रेजेंस लगातार वहां पर बना हुआ है। वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। आप जैसे जानते हैं कि अगले हफ्ते यहां पर वाइब्रेंट गुजरात और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे बड़ी इंटरनेशनल इवेंट होनी है। ऐसे में जिस तरीके से इनपुट एनटीआरओ या रॉ से या एजेंसी से मिलते जा रहे हैं, इसके चलते कोस्ट गार्ड कोई खतरा लेना नहीं चाहता। जी, जाहिर सी बात है, कोई खतरा नहीं उठा सकते। बहुत सारी गतिविधियां होनी, वाइब्रेंट गुजरात, 26 जनवरी की परेड, राष्ट्रपति ओबामा का दौरा, बहुत कुछ होना है। इस वक्त बहुत कंसर्न होंगी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी सुरक्षा को वो करने के। और इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में हम हैप्पी न्यू ईयर उस दिन सबको कह रहे थे और कह पा रहे थे, इसलिए क्योंकि हमारे जो कोस्ट गार्ड के लोग हैं, हमारे जो एजेंसियों के लोग हैं, उस दिन न्यू ईयर नहीं मना रहे थे और पूरी तरह से जुटे हुए थे इसी काम में, और इसलिए ये सफलता उनको मिली। इसकी सभी राजनीतिक दलों ने तारीफ की, हालांकि विपक्ष का ये भी कहना है कि पूरा सच सामने आना चाहिए। जो भी पूरे कोस्टल एरिया हो या फिर और कोई एरिया हो, पुलिस बहुत मेहनत करके ये पूरे कार्यक्रम को सफलता मिले, इसके लिए प्रयत्नशील है। हर रूट के माध्यम से वो हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेज रहा है। इससे अंततः नुकसान किसी का होगा तो वो पाकिस्तान का ही होगा। सरकार की तारीफ तब की जाएगी जब सरकार इसकी पूरी मालूमात करके सच्चाई देश के सामने रखेगी। खुफिया एजेंसीज और हमारे कोस्ट गार्ड्स ने बेहतरीन काम किया है। उनकी कोशिशों और मुस्तैदी की वजह से ही भारत पर एक बड़ा आतंकी खतरा टला, लेकिन भारतीय समंदर की सुरक्षा को लेकर अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। कई कमियां गिनाई जा रही हैं। ये कमियां क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 26 नवंबर 2008, जगह गुजरात के पोरबंदर का समंदर। पाकिस्तान के 10 आतंकी भारतीय बोट कुबेर को जबरन अपने कब्जे में लेकर उसके जरिए मुंबई पहुंचे, और फिर जो कुछ उन्होंने किया उससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन 6 साल बाद आज भी भारतीय समंदर उतने सुरक्षित नहीं जितना उन्हें होना चाहिए। 6 साल बाद भी तटीय सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ नहीं बदला है, जबकि इस बीच सरकार ने इस पर 646 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है। कोस्टल पुलिस से जुड़ी परियोजनाओं पर साल 2016 तक 1571.91 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। इसके तहत अत्याधुनिक इंटरसेप्टर बोट लाने, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगाने और सभी तटों पर पुलिस थाने खोलने का प्लान है। लेकिन खराब डिजाइन के इक्विपमेंट से लेकर प्लानिंग और ट्रेनिंग तक में कई सारी समस्याएं हैं, जिसके चलते हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। कई सारे पैसे खर्च करने के बावजूद उसका फायदा होता नहीं दिख रहा। ग्रीस में डिजाइन किया गया G1205 इंटरसेप्टर हमारी समुद्री सीमा पर नजर रखता है। ये हमारे पास उपलब्ध 204 इंटरसेप्टर में से एक है। इंटरसेप्टर्स पर लगे अत्याधुनिक उपकरणों को 80 नॉट मील दूर से आने वाले डिस्ट्रेस कॉल को इंटरसेप्ट कर उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन हमारा इंटरसेप्टर ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। साल 2012-13 की केंद्रीय गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 टन मॉडल के 150 बोट खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। अहम ये भी है कि हमारे यहाँ आपसी तालमेल की भारी कमी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अफसरों के बीच में तालमेल नहीं है। ऐसे में खतरा ये भी बना रहता है कि नई बोट्स या नए उपकरण आने के बाद भी व्यावहारिक दिक्कतें बनी रह जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक नेट अब भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। यह एक तरह का अलर्ट सिस्टम है और इसी के इर्द गिर्द पूरा पेट्रोलिंग सिस्टम बनना है। रक्षा मंत्रालय की ओर से नेवी एक ऐसा सिस्टम बनाने में जुटी है जिससे भारतीय सीमा में आने वाले उन बोट्स की पहचान अपने आप हो जाए जिनका रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं हो। ऐसे बोट्स के भारतीय समुद्री सीमा में घुसते ही अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो जाएगा।
योजना है कि सिस्टम को साल 2016 तक काम करने लायक बना दिया जाए, लेकिन मुश्किल है कि स्थानीय मछुआरे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि सिस्टम के अमल में आ जाने से उनके बोट की आवाजाही पर बंदिश लगेगी। इसके अलावा ट्रेनिंग की कमी एक बड़ी समस्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।